नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स। एक फेयर कॉइन को 10 टाइम्स उछाला जाता है तो उसमें हमें एग्जैक्टली 6 हेड्स मिलें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये बर्नौली ट्रायल से हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर मान लेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, लेट P denotes the probability of getting success, या फिर probability of success, that means getting head। हेड को आने को हमने क्या बोला है? सक्सेस बोला है। एंड Q denotes the probability of failure। P को हमने क्या मान लिया है? probability of success, एंड Q को मान लिया है probability of failure। अब probability of getting R success, probability of getting R सक्सेस। जब हमारे पास n ट्रायल हो रहे हों तो उसमें से R सक्सेस मिलने की या R इवेंट्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है हमारी? Px इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR, P की पावर R और Q की पावर n माइनस R। n इवेंट हो रहे हों, R सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। देन इसके बाद हम यहां पर P की वैल्यू को लिखें तो P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है हमारे पास? 1/2, एंड Q होता है 1 माइनस P, दैट मीन्स ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। हमें निकालनी है probability of getting exactly 6 heads। Px is equal to 6। 6 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जब 10 टाइम्स इवेंट हो रहा हो, 10c6 1/2 की पावर 6 एंड 1/2 की पावर 10 माइनस 6। 10c6 को सॉल्व करेंगे हम तो 10c6 हो जाएगा हमारा 10 का फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 दैट इज 4 फैक्टोरियल, और यहां पे हो गया 1/2 की पावर 10। इस 10 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, एंड 6 का फैक्टोरियल नीचे, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 2 1, और 1/2 की पावर 10 हो जाएगा 1024। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, ये कितना हो गया हमारे पास? इसको हम आगे भी कैंसिल करें तो 2 से 5 टाइम्स और 2 से 5 1 2, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। तो Px इज इक्वल टू 6 कितना आ रहा है? 105/512। ये क्या है हमारी? एग्जैक्टली 6 हेड्स मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी। वो 5 सक्सेस के लिए पूछ सकता है, 3 सक्सेस के लिए पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू चेंज कर दे। क्वेश्चन को करने का तरीका हमें पता होना चाहिए और फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको R चेंज करना होगा। R की वैल्यू 3, एग्जैक्टली 3 सक्सेस पूछेगा तो R 3 रखेंगे, 2 पूछेगा तो 2 रखेंगे, यहां पर 6 पूछा है तो R की वैल्यू 6 रखी है यहां पर। अब सेक्शन बी फिनिश हो गया है। अब हम देखते हैं आपका सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
-1/x। हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। अब देखिए यहां पर जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 - x² हो तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रखने से। और जब tan के रूट के अंदर 1 + x² आए तो यहां पर आपको उसे tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करने से वैल्यू बन पाएगी। यहां पर हम x को पुट कर रहे हैं, पुट x = में साइन थीटा, विच इंप्लाइज दैट यहां से साइन को इधर ले जाएंगे, थीटा = tan इनवर्स x, tan थीटा पुट करेंगे, x = tan थीटा। अब यहां पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है कि जो 1 + tan² थीटा है वो हमारा sec² थीटा के बराबर होता है। तो यहां इसकी जगह तो आ जाएगा sec² थीटा -1/tan थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा sec थीटा -1, नीचे बचा tan थीटा। दोनों को हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 - cos थीटा, एलसीएम है cos थीटा और नीचे है sin थीटा/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और यहां बचा 1 - cos थीटा। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² थीटा, tan इनवर्स 2 sin² और एंगल का आधा। नीचे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2। आप फॉर्मूला मेंशन भी कर सकते हैं कि 1 - cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा, एंगल का आधा करते हैं। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin θ cos थीटा के, यहां पर भी एंगल का आधा होता है। तो यहां 2 से 2, साइन से एक पावर कैंसिल हो गई, sin θ/2 cos θ/2 किसके बराबर आ गया, tan θ/2 के। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया θ/2। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स x। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहां पर थीटा की वैल्यू रख दी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, जब भी रूट के अंदर 1 + x² वाली टर्म बने तो x को हमें क्या पुट कर देना है, tan थीटा पुट कर देना है, एंड फिर सिंपली आप प्रोसीजर में ये फॉर्मूले यूज करेंगे तो आंसर पर पहुंच जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2। हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x = π/2 पर क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। यहां पर देखिए हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर हो। तो ये कंटिन्यूअस दे रखा है तो ये सब आपस में बराबर होंगे एंड वहीं से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो द गिवन फंक्शन इज f(x) = k cos x (π - 2x) if x is not equal to π/2, and 3 if x is equal to π/2। ये दे रखा है और यहां पर हमें
चेक करना है, ये के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जहां पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहां पर जो x है इसको हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h, नीचे आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई, और इससे प्लस का 2h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाई 2h। k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। साइन का जो एंगल है वही नीचे आ रहा है आपका, तो ये किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये पूरी टर्म तो 1 बन गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई k बाई 2। अब निकालते हैं RHN। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जहां पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यही राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, पाई माइनस 2x। यहां पर x को हम पुट कर देंगे पाई बाई 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर आ गया RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x की जगह पे रखना है पाई बाई 2 प्लस h, और नीचे आ गया पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई बाई 2 प्लस, मतलब हम कहाँ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। पाई बाई 2 पर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, एंड एंगल है h। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस h किसके बराबर है हमारा, माइनस साइन h के बराबर है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस पाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर माइनस का 2h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h। k बाई 2 को बाहर ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h किसके बराबर है, ये पूरी टर्म 1 के बराबर है। तो राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर आ गया हमारा, k बाई 2 के बराबर आ गया। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f पाई बाई 2, और f पाई बाई 2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो f पाई बाई 2 इज 3। इसके बाद सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi by 2, therefore LHL is equal to RHL is equal to f पाई बाई 2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, दैट मीन्स ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू आई है k बाई 2, इसकी भी वैल्यू आई है k बाई 2, f पाई बाई 2 है 3। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं।
k/2 इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 6। तो यहां पर जो k की वैल्यू है वो क्या आ रही है, हमारे पास 6 आ रही है। प्रोसीड कैसे करना है, वो k पूछ सकता है या कुछ और वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। यहां पर सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। अब जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस है वो बताएंगे एंड ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगे और फिर हम बोल देंगे कि बराबर है। यहां से हमें k की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स बताने हैं जिनमें हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए फंक्शन क्या दे रखा है हमारा, यहां पर द गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब हम यहाँ पर f का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, f'(x) यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस का 6x माइनस 36, इसकी वैल्यू 0। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x f'(x) इज इक्वल टू 0। x की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां पर ये पूरी टर्म 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई तो -6 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -1 बने। तो 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा 6 इधर जाके। एक तो x की वैल्यू आ रही है 3 और एक x की वैल्यू आ रही है, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, x प्लस 2, x की वैल्यू -2। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x आर -2, 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू। अब x की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको ले लें, व्हेन x इज लेस देन -2, व्हेन x इज लेस देन -2, जब जो x है वो -2 से छोटा है। अब आप ध्यान से देखें, केवल हमें f'(x) का साइन चेक करना है कि f'(x) पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेस देन -2 मतलब क्या है इस बात का, f'(x) इज, देखिए इसके फैक्टर्स को लिख लेना। फैक्टर्स क्या बने हैं, 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, यहीं पे फैक्टर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब when x is less than -2, x लेस देन -2 मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो माइनस का 2.1, क्योंकि माइनस में जो जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो माइनस का 2.1 यहां रखेंगे तो 6 तो रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां माइनस का 2.1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए, x -3 है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां भी माइनस का, इनफैक्ट x तो प्लस का 2 है, तो यहां माइनस का 2.1 रखेंगे, प्लस का 2, यहां आ जाएगा माइनस का 0.1, मतलब इस वाली टर्म की भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। आई रिपीट, केवल एक पॉइंट बड़ी वैल्यू ले लेनी है आपको और फिर उससे आपकी बात बन जाएगी। माइनस का 2.1 रखेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन रहा है और ये भी नेगेटिव बन रहा है।
दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी आपस में तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। तो जब x लेस देन -2 है तो लेस देन -2 से और यहां तक -2 तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां तक होगा, -∞ टू -2। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देन इसके बाद अब 2 से छोटी चेक कर ली, -2 और 3 के बीच वाली वैल्यूज पर चेक करते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3, जब जो x है वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो f डैश x का साइन क्या होगा। 3 से छोटा मतलब 3 से एक छोटी वैल्यू ले लें आप, 2.9। 6 तो पॉजिटिव रहेगा, 2.9 पर ये नेगेटिव रहेगा एंड 2 माइनस का 2.9 रखेंगे यहां पर तो ये प्लस का रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा मतलब लेस देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो हम बोलेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके अंदर, -2 to 3 के बीच में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब -2 से 3 के बीच वाली वैल्यूज चेक हो गई, अब 3 से बड़ी चेक करते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो f डैश x क्या होगा, देखें व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3.1 ले लें आप। 6 तो पॉजिटिव रहेगा, 3.1 पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी एंड ये भी पॉजिटिव रहेगी, ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब 3 से बड़ी वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, 3 to इन्फिनिटी। तो आपने देखा -∞ to -2 यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 3 to इन्फिनिटी यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड वो हमसे क्या पूछ रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा था, तो इन पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on -∞ to -2 and 3 to infinity। इन पर क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई रिपीट, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स के फैक्टर्स बना लेने हैं, वहां से एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यूज को असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है आपको। पहले सबसे छोटी से लेस देन वाली वैल्यूज, व्हेन एक्स इज लेस देन -2, स्लाइट छोटी या स्लाइट बड़ी वैल्यू आपको लेनी है और फिर उस पर चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नेगेटिव तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाली वैल्यूज पर चेक करना है एंड देन इसके बाद फिर उस बड़ी वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यूज पर हम चेक करते हैं। ये पैटर्न है हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहां पर देखिए, ये रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन है आपका। यहां पर हम मान लेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। लेट A denotes the event
event of getting head, A event को denote करता है getting head and B denotes the event of not getting a head, not getting a head। तो आप देखिए and P A की वैल्यू हम निकालें, सॉरी हेड नहीं, क्या कह रहा है, फॉर द नंबर ऑफ एसेस, तो यहाँ पर फॉर द एस, गेटिंग एस एंड नॉट गेटिंग ए एस। अब 52 कार्ड्स जो हैं उनमें हमारे एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, हमारे 4 इक्के होते हैं, तो 52 में से 4 निकाल सकते हैं, 4/52 दैट मीन्स 1/13। पी बी मतलब एक एस ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 - पी ए या फिर 12/13। लेट x denotes the random variable of number of aces। x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल है फॉर द नंबर ऑफ एसेस। अब क्लियरली x को हमने क्या मान लिया है, रैंडम वेरिएबल मान लिया है फॉर द नंबर ऑफ एसेस। क्लियरली वैल्यूज ऑफ x कैन बी, तो जो x की वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं हमारी, देखो 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, उनमें से ऐसा हो सकता है कि एक भी एस ना आए, एक भी इक्का ना आए, या फिर एक एस आ जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा दोनों एस आ सकते हैं। तो x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, एक भी ना आए, एक आ जाए या फिर दोनों आ जाए। अब हम निकालेंगे सबसे पहले px इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि एक भी s ना आए। हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस, वो है px इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पहली बार भी क्या आएगा, एस आएगा, दूसरी बार भी क्या आएगा, एस आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम पी ए इंटू पी ए। पी ए की वैल्यू है 1/13 इंटू 1/13 दैट इज 1/169। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस, हमें एक एस मिले, तो दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो 1 एस है वो कंडीशन के साथ मिल सकता है, हो सकता है पहला एस आए दूसरा एस ना आए, मतलब बी इवेंट हो, या फिर पहला ना आए दूसरा एस आए। इसको हम लिख सकते हैं पी ए बी प्लस पी बी ए, और इसको लिखा जा सकता है पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी ए। अब पी ए की वैल्यू है 1/13, पी बी की वैल्यू है 12/13, 12/13 इंटू 1/13। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 169, 12 प्लस 12 इज 24/169। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस, ओके देयर इज अ मिस्टेक। क्या किया है हमने यहाँ पर, नो एस, मतलब एक भी एस ना आए, तो एस ना आने का जो इवेंट है वो है बी, मतलब पहली बार भी बी हो और दूसरी बार भी क्या हो, हमारा बी होगा। मतलब एक भी एस नहीं आ रहा है तो पहली बार भी बी इवेंट होगा और दूसरी बार भी क्या होगा, बी इवेंट होगा। तो इसको लिखेंगे पी बी इंटू पी बी, और पी बी की वैल्यू है 12/13, 12/13 ये हो जाएगा 144/169। आई रिपीट, नो एस, मतलब अब एस ना आने का इवेंट क्या है हमारे पास, बी है, तो इसको लिखेंगे पी बी इंटू पी बी, और 12/13, 12/13 ये हो जाएगा 144/169। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस, क्या हमें दोनों एस मिले, तो वो हो जाएगा पहली बार भी ए हो और दूसरी बार भी ए हो, मतलब
दो एस कब मिलेंगे? जब पहली बार भी एस आए और दूसरी बार भी एस आए। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए। पी ए की वैल्यू है हमारी 1/13, 1/13 इंटू 1/13 एंड दैट इज 169। तो ये हमने यहां पर पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, सिंपली हमें इसकी एक टेबल बना देनी है। यहां पर x, यहां पर px, when x is 0, when x is 1 and when x is 2। जब x 0 है मतलब एक भी एस नहीं आ रहा है तो वैल्यू है 144/169। x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू है 24/169 और यहां पर वैल्यू है 1/169। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फॉर द नंबर ऑफ एसेस। तो x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। px इज इक्वल टू 0 निकालना है, 1, 2 और फिर इसकी एक टेबल यहां पर आपको बना देनी है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है और जब हमें ए और बी दे रखे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें बताना है। तो यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर होगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। वो तो वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसको हम उसके ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो पहले इन दोनों वेक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस बी ये हो जाएगा 2i कैप, 2 + 1 इज 3j कैप, 1 + 3 इज 4k कैप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 इज 0i कैप, 1 - 2 इज -j कैप, 1 - 3 इज -2k कैप। अब इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो इन दोनों का कर देंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, i j k। पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स वो हैं 2, 3, 4, फिर इसके 0, -1, -2। ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पर आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -6 माइनस का 4। अब यहां पर आ जाएगा हमारा फिर माइनस का जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 -0 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -0। यहां पर देखिए ये प्लस का 4 हो गया, -2i कैप, ये प्लस का 4j कैप, माइनस का 2k कैप।
अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो वेक्टर है हमारा, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, बट वो हमसे कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। वेक्टर हमारे पास है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम इसका क्या कर देंगे, मॉड्यूलस निकाल लेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस यहां पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √24। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√6। इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे हम इसके यूनिट वेक्टर से, तो क्या मिलेगा हमें, -2i कैप ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज गिवन बाय, वो क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। यहाँ पर है -2i कैप 4j कैप -2k कैप बाई 2√6, सबके 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बाई 2√6, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे बचा -1/√6 i कैप प्लस 2/√6 j कैप माइनस 1/√6 k कैप। तो ये क्या होगा, ये जो वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर वो बात करता कि केवल हमें यहाँ पर इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हम सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, बट उसने यूनिट वेक्टर की बात कही है तो हमें इसको इसके मॉड्यूलस से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ax = b, जहाँ पर a क्या है, इस x y z के कोफिशिएंट्स की एक 3×3 की मैट्रिक्स 2 1 -3 1 1 1, जो भी x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर एक 3×3 की मैट्रिक्स बना लेनी है। देन इसके बाद यहाँ पर x क्या है हमारा, वो वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, एंड b यहाँ पर जो इज़ इक्वल टू में हमें कोफिशिएंट्स दे रखे हैं 4 0 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1, ये -3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 + 3 +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 -1, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, एंड दैट इज 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, वो किससे मिलेगा, वो हमें वो मिलेगा x = a इनवर्स b। इसके लिए देखो x हमारे पास है, a इनवर्स b हमें निकालना होगा
और फिर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते ही हमें हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 -3 1 1। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस और ये माइनस का 3 आएगा अंदर से जो इसको पॉजिटिव बना देगा। ये आ गया प्लस का 4। देन A12 -1 की पावर 1 + 2, यही नंबर्स -1 की पावर में लेने हैं। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -3 1 1। -1 की पावर ऑड नंबर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 1 = 2 एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 5 एंड ये यहाँ पर -5 बन जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 1 1। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 1 एंड दैट इज़ 1। ये आ गया A13 हमारा। देन इसके बाद हम निकालेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 1 1 1, -1 1 1 1। -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आया -1 -1, ये प्लस का 2 हो गया, यहाँ से -2 आएगा, इससे प्लस हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 1 1, सब 1 1 बना रहे हैं, ये पॉजिटिव, यहाँ पे आया 1 - 1 दैट इज़ 0। A23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 - 1 1 1। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आया 1 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा एंड दैट इज़ -2। देन इसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा -1 1 1 -3, -1 1 1 -3। यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर, यहाँ पे आया 3 - 1 दैट इज़ 2। A32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 2 -3। यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे -3 -2, यहाँ पे आ गया 5। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे 1 - 1 2 1। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज़ 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स आए हैं हमारे पास 4 - 5 1, 2 0 -2, यहाँ पे आया 2 5 3, इसका ट्रांसपोज वो आ जाएगा हमारे पास 4 - 5 1, 2 0 -2 2 5 3। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10, ये आया 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 3। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ये ए इनवर्स है, इसको मुझे पुट करना है यहाँ पर और यहाँ पुट करते ही मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। x = ए इनवर्स आया है 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3
एंड मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के, 402। यहाँ पे आ गया 1/10, मल्टीप्लाई इसकी इस तरीके से, 4 इंटू 4 इज 16, 2 इंटू 0 इज 0 एंड 2 इंटू 2 इज 4, -5 इंटू 4 इज माइनस का 20, 0 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 2 इज 10, 1 इंटू 4 इज 4, -2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, 1/10, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे माइनस का 10 एंड यहाँ पे 10। यहाँ से x है हमारा x y z, 1/10 से डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 1। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, हमारी इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x किसके बराबर है, 2, y -1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो यही क्या है हमारे पास, x, y और z की वैल्यूज़ हैं। तो सिंपली करना क्या है, पहले इस फॉर्म में लिखना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो हमारा सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, एंड देन फिर हम a इनवर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, x y z से कंपेयर करके हम यहाँ पर इस x y और z की वैल्यू को बता सकते हैं।